In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली इम्यूनिटी, वैक्सीनेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना? कि आपके पास व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, आप वैक्सीनेशन करवाते क्यों हैं, और वैक्सीनेशन खुद क्या चीज़ है, और इसका बायोटेक से क्या रोल है। ठीक है ना? इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, ठीक है ना, हम एक सिंपल सा ओवरव्यू लेते हैं इम्यूनिटी का। ठीक है ना? हम यहाँ से थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, और हम इसको अपनी ज़ुबान में फिर करेंगे। ठीक है ना? हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से पहले इम्यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी टाइप्स को अलग से डिस्कस करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रिकग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी फॉरेन मटीरियल। कोई भी बाहर की चीज़ है जो आपकी बॉडी की अपनी चीज़ नहीं है, कोई फॉरेन मटेरियल है, उसकी इंट्रूजन, उसकी बॉडी में एंट्री, ठीक है, उस एंट्री को, उस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना, और अपने सेल्स को मोबिलाइज करना, ठीक है ना, उनको एक्टिव कर देना उनके, उस पार्टिकल के अगेंस्ट, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, एंड सेल प्रोडक्ट्स टू हेल्प रिमूव द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल। वो फॉरेन मटेरियल जो बॉडी में एंटर हो चुका है, आप अपने सेल्स के ज़रिए, अपने सेल की प्रोडक्ट्स के ज़रिए आप क्या करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। ठीक है ना? इस सब को इम्यूनिटी कहते हैं। सिंपली हम अगर इसको आम जुबान में बात करें ना, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो जब आपकी बॉडी में आ जाता है, ठीक है ना, हार्मफुल पार्टिकल है, कोई भी एंटीजेनिक सब्सटेंस है, आपकी बॉडी उसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी और उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देगी। ठीक है ना? तो ये आपके पास इम्यून सिस्टम है। इन ऑर्डर टू डेवलप द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए द इम्यून सिस्टम मस्ट रिकॉग्नाइज द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी अटैक करने वाला, इन्वेड करने वाला, हमला करने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसको पहले रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। ठीक है ना? उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसकी सरफेस पे, सेल सरफेस पे जो प्रोटीन्स होंगी उसके जरिए हम कर सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज, जिसको हम बेसिकली एंटीजन कह रहे हैं, फ्रॉम इट्स सेल्फ टिश्यू एंड द प्रोटीन्स। ठीक है ना? अच्छा, ये उसने और बात की है। अच्छा सुने, दोबारा से सुने। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो आने वाले फॉरेन पार्टिकल को और उसकी प्रोटीन्स को अपनी बॉडी की प्रोटीन से अलग रिकॉग्नाइज करे। ठीक है ना? यानी अपनी बॉडी की प्रोटीन को, तो हमारे पास हमारी बॉडी की प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, उनको क्यों नहीं बॉडी अटैक करती, ठीक है ना, उनको क्यों नहीं बॉडी डिस्ट्रॉय करती। ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है ना? आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी जो है अपने सेल्फ एंटीजन्स को, अपने सेल्फ प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, अपनी प्रोटीन्स को टॉलरेट करती है। ठीक है ना? आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। जबकि बाहर से कोई चीज़ आती है तो टॉलरेंस नहीं होती। ठीक है ना? अटैक होता है फिर। तो ये चीज़ है आपके पास। फिर एंटीजन, जिसको इम्यूनोजन भी कहते हैं, इट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस ऑफन अ प्रोटीन विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है ना? इसको मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है। और एंटीबॉडीज की डेफिनेशन पढ़ लें। एंटीबॉडीज आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज बाय द वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना? ये एमसीक्यू बन सकता है। इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है? तो इन दोनों का आपस में बेसिकली ताल्लुक है कुछ ना कुछ। ठीक है ना? ओके। एंड इमोबिलाइज इट, एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं, वो उस एंटीजन को इमोबिलाइज करते हैं एंड सेट इन मोशन इवेंट्स दैट अल्टीमेटली कॉज इट्स डिस्ट्रक्शन। और एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो कोई ऐसे इवेंट्स, ऐसे रिएक्शंस को प्रमोट करेंगी जो कि अल्टीमेटली एंटीजन की डिस्ट्रक्शन कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एंटीजन फॉरेन है। एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि एंटीबॉडीज जो होती है ना, वो डिफरेंट एंटीजन्स के लिए डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ठीक है ना? और एक ही टाइप की एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की काबिल होती है। ठीक है ना? वो किसी और एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कोई भी एंटीबॉडी वो अपनी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही जाके बाइंड करेगी और उससे डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है ना? वे स्टिमुलेटेड रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स में बनती हैं और फिर इनको लिम्फ के अंदर, इनको ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाया जाता है, वहाँ पे रिलीज किया जाता है। ठीक है ना? ओके। ये तो होगी थ्योरी वाली बातें, ये तो होगी रट्टे वाली बातें। हम कुछ अपनी बातें करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो आपको सबको समझ आ गई होगी कि बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, आपने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी बॉडी के सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है ना? आपने बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। एंटीजन,
आप रोज़ाना में कितनी ही चीज़ें अपनी बॉडी में लेके जाते होंगे। खाना खाते हैं आप, ठीक है ना? एयर के ज़रिए आप डस्ट को इन्हेल करते हैं, ठीक है ना? आँखों के ज़रिए काफ़ी कचरा जा रहा होता है आपकी बॉडी में, ठीक है ना? कोई ज़ख्म हो जाए उसके ज़रिए जा रहा होता है। याद रखें, हर चीज़ एंटीजन नहीं होती, हर चीज़ एंटीजन नहीं होती। एंटीजन एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना? हर वो मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में जाता है ना, वो एंटीजन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ जो आप, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्लूकोज़ खाते हैं, ग्लूकोज़ इज़ नॉट एंटीजन, ठीक है ना? ये आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी मेटाबॉलिज़्म करेगी और इसे इस्तेमाल कर लेगी, दैट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन आपकी बॉडी में कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है ना? कोई, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना? कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाता है, या कोई पूरा का पूरा सेल उठ के आ जाता है। ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है? ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या है, ये एक एंटीजन है, ठीक है ना? ये एंटीजन किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना? प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है, व्हाट्सोएवर। सो ये जो एंटीजन है आपके पास बैक्टीरिया की सरफेस पे, ये बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है। इसका क्या मतलब है कि जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपकी बॉडी के सेल्स इस बैक्टीरिया को इसके एंटीजन के ज़रिए रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है ना? आपकी बॉडी के सेल्स बेसिकली इस बैक्टीरिया को इसके एंटीजन के ज़रिए रिकॉग्नाइज़ करेंगे। सपोज़ ये इसका एंटीजन है ना, तो एंटीजन के ऊपर भी ना कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, ठीक है ना? उन एरियाज़ के ज़रिए उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और बेसिकली अगर हम उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल अल्टीमेटली आप बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? लिहाजा जो एरिया एंटीजन का, जो एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करता है एक एंटीजन को, वो एरिया जो कि एंटीजेनिसिटी उसे प्रोवाइड करता है, उसको एपिटोप कहते हैं, उसको एपिटोप कहते हैं, ठीक है ना? इट इज़ द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रीजन ऑफ एंटीजन, ठीक है ना? और एक एंटीजन पे मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते हैं, सिंगल एंटीजन पे मल्टीपल एपिटोप्स हो सकते हैं। याद रखें, आपके पास कोई सेल है, सपोज़ ये एक बी सेल है, ये क्या करेगा, ये आया, इसने आके क्या किया, इस स्पेसिफिक एपिटोप को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। ये बी सेल फिर क्या हो जाएगा, ये बी सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आके एपिटोप को रिकॉग्नाइज़ कर चुका है, ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके ये बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और ऐसे बी सेल्स को, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उनको प्लाज्मा क्लोन सेल्स कहते हैं, ठीक है ना? इस टॉपिक को अभी मैं छेड़ नहीं रहा इतना, ठीक है ना? ये टॉपिक हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि आप जो है ना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हम अभी इसको बस सुपरफिशियली देख रहे हैं, ठीक है ना? ऊपर-ऊपर से बस इसको देख रहे हैं। तो आपके पास वो बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उनको प्लाज्मा क्लोन सेल्स कहते हैं। वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आया, उसके ऊपर एपिटोप को हमने डिटेक्ट किया, उसको आइडेंटिफाई किया, बी सेल्स ने किया, एक्टिवेट हो गए और एंटीबॉडीज़ बना दी। अब ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एपिटोप के खिलाफ बनी हैं, ये किसी और एपिटोप से बाइंड नहीं करेंगी। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, सपोज़ ये येलो कलर में एंटीबॉडी है, ये आके इस अपने एपिटोप से, ठीक है, इससे बाइंड कर गई है। अब ये एंटीजन न्यूट्रलाइज़ हो चुका है, ठीक है ना? अगर ये एंटीजन आपकी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता था, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था, ठीक है ना? तो अब ये एंटीजन न्यूट्रलाइज़ हो चुका है, कैसे? एंटीबॉडी के मिलने से, ठीक है ना? लिहाजा ये आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। तो ये भी इम्यूनिटी के अंदर आएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करा सके, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सके, उसको कहते हैं वो एंटीजन है। एंड डेफिनिटली वाइस वर्सा, एंटीबॉडीज़ वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन, वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना? प्रोटीन भी कह सकते हैं आप इसको, कि जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? बी सेल्स के ज़रिए बनते हैं। क्या सारे बी सेल्स बनाते हैं? नहीं, आपके पास बी सेल्स की 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास प्लाज्मा क्लोन सेल्स हैं, एक आपके पास मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है ना? जब आपके पास एक बी सेल रिकॉग्नाइज़ करता है ना किसी एंटीजन को, स्पेसिफिक एंटीजन को, यानी कि उसके एपिटोप को, ठीक है ना? तो वो डिफरेंशिएट होता है 2 तरह के सेल्स के अंदर, ठीक है ना? वो डिवाइड करता है और 2 तरह के सेल्स बना देता है, उनमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा क्लोन सेल्स और मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स उस स्पेसिफिक एंटीजन की इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, ठीक है ना? कि अगर कल कोई एंटीजन दोबारा आ गया तो हम इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बना सकें। और अगर हम बात करें प्लाज्मा क्लोन सेल्स की, तो वो एंटीबॉडीज़ बना देंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना? देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, ठीक है ना? कि इम्यूनिटी की टाइप्स कौन सी होती हैं, हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये टॉपिक जो है सर्कुलेशन वाले टॉपिक का हिस्सा है, बल्कि ये अलग से एक चैप्टर भी है, ठीक है ना? आपकी डिफरेंट बोर्ड्स की बुक के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपने बस ये याद रखना है कि 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है? इन्नेट अपने नाम से ही बता रही है, बाय बर्थ होती है, आपकी बॉडी में शुरू से प्रेजेंट होती है, आपकी बॉडी का हिस्सा होती है। इट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है ना? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप एक्वायर करते हो, हासिल करते हो
अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप बीमार होते हैं, आप डिफरेंट एंटीजन से एक्सपोज होते हैं, तो आप इस इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं, खुद हासिल करते हैं, इननेट बाय बर्थ होती है। इसमें आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। आपकी बॉडी ने ना डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस बनाई हुई हैं, ठीक है ना, एंटीजन को डील करने के लिए। अब याद है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ सकता है, इसमें फिजिकल बैरियर आ सकता है, ठीक है ना, कोई फिजिकल बैरियर आ सकता है। बैरियर क्या होता है, रुकावट। कोई केमिकल बैरियर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास स्किन है, स्किन एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। स्किन बाय बर्थ आपके पास होती है, डेफिनेटली होती है। स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, डेफिनेटली करती है। कैसे, फिजिकल बैरियर के तौर पे। कैसे, कोई भी पैथोजन जो है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो सकता स्किन के जरिए, तो ये आपके पास फिजिकल बैरियर। केमिकल बैरियर, आपकी स्टमक के अंदर आप इतना कुछ खाते हैं, उसमें जरासीम होते हैं वो सारे के सारे। क्या आपका स्टमक आपके साथ है शुरू से, बचपन से आपके साथ है, डेफिनेटली। आप खाना वगैरह खाते हैं, एचसीएल प्रोड्यूस होता है, डेफिनेटली प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, इननेट इम्यूनिटी है। और एचसीएल के प्रोडक्शन से आप क्या करते हैं, आप पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप अपना खाना भी हजम करते हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह से जो लोग जिनके लाइक स्टमक इश्यूज होते हैं और वो एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ खाते हैं ना, तो उनके अंदर, उनके स्टमक में पैथोजेंस की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एसिड प्रोडक्शन को कम करेंगे, पैथोजन को वहाँ पे ग्रो करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ होती है। फिर आपके पास आती है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किलिंग सेल्स हैं, ठीक है ना, किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड, आपकी बॉडी के किलिंग सेल्स आ जाती हैं इसमें। फिर आपके पास फीवर आ जाता है, फिर आपके पास इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो ये मैकेनिज्म सेकंड लाइन में आते हैं, ठीक है ना। आपके पास अगर ये पैथोजन स्किन को क्रॉस करके या एचसीएल को भी क्रॉस करके ब्लड में आ जाता है, तो वहाँ पे सेकंड लाइन के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। किलिंग सेल्स कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, उस पैथोजन की फैगोसाइटोसिस करेंगे, उसको खा जाएंगे अगर वो ब्लड में आ चुका है। फीवर हो जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उस पैथोजन को इनएक्टिवेट हम कर सकते हैं। कुछ बड़े ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, फीवर के जरिए। और उससे उस वायरस की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी कम हो जाती है। हम इन्फ्लेमेशन बॉडी में करा सकते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन, अगर कहीं पे चोट लगती है, कहीं पे कोई जख्म होता है, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे आ गया है, वो इन्फेक्शन कर रहा है, तो इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, उस जगह पे सोजिश हो जाती है, ठीक है ना, उस जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, ठीक है ना। वो आके उस एरिया में जो बाउंड वाला एरिया है, वहाँ पे इन्फेक्शन वाला एरिया, जो इन्फ्लेमेशन वाला एरिया, वहाँ पे जो भी सेल खराब हुए हैं, सेल डेबरी है, कचरा है, या कोई पैथोजन है, उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो है ना, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इनको फिर मैं कह रहा हूँ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इनको टच नहीं कर रहे, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। ये वो इम्यूनिटी है जो आप एक्वायर करते हैं। अच्छा, सेकंड लाइन में मैंने आपको बताया कि किलिंग सेल है। क्या आपके पास मैक्रोफेजेस बचपन से आपके साथ है, डेफिनेटली बचपन से आपके साथ है। फीवर आपको बचपन में भी होता था, अभी भी होता है। इन्फ्लेमेशन आपको पहले भी हो सकती थी, अभी भी होती है। तो ये इननेट इम्यूनिटी है, बाय बर्थ इम्यूनिटी है, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप आहिस्ता आहिस्ता हासिल करते हैं, ठीक है ना, और ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना। इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। यानी एचसीएल है ना, आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में वायरस आए, बैक्टीरिया आए, फूड आए, कुछ भी आए, उसको नहीं परवाह, वो नॉन स्पेसिफिक है, उसने उसको डिस्ट्रॉय करना है। स्किन है, स्किन नॉन स्पेसिफिक है। आपकी स्किन पे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई कचरा है, कोई वर्म है, ठीक है ना, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, स्किन ने सबको रोकना है, स्किन सबके लिए एक है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये स्पेसिफिक है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट है, ठीक है ना। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सपोज आपके पास कोई एक बैक्टीरिया आ गया ना, उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। होगा उन्हीं मैकेनिज्म्स के जरिए, होगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके ही होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल और जो किलिंग सेल्स हैं उनको एक्टिव करके ही। वायरस आ गया इंटरफेरॉन्स के जरिए, यानी मेन हमारे पास कंपोनेंट्स वही हैं, लेकिन डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी होगी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है ना। दिस इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट इज बिकॉज ऑफ द लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन बाय एक्टिवेटिंग द लिम्फोसाइट। इम्यून सिस्टम कैसे किसी एंटीजन को रिस्पॉन्स करेगा, लिम्फोसाइट को एक्टिव करके, प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक सॉल्युबल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बना के। एंटीबॉडी कंबाइन विद एंटीजन एंड हेल्प्स टू एलिमिनेट इट फ्रॉम द बॉडी। बहुत ईजी बात है। द इम्यून सिस्टम ऑफ अ वर्टिब्रेट हैज वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी टू जनरेट डिफरेंट एंटीबॉडीज। मिलियंस ऑफ कम्बिनेशंस बना सकते हैं आप, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ एंटीजन्स के खिलाफ मिलियंस ऑफ कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, विच रिकॉग्नाइज एंड बाइंड मिलियंस ऑफ द पोटेंशियल एंटीजन्स और फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है ना। बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो तरह की होती हैं, इनेट होती है, एक्वायर्ड होती है। इनेट इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, बाय बर्थ होती है। ये नॉन स्पेसिफिक नेचुरल डिफेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या होता है, आपकी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर सकता हो, ठीक है ना, कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी शख्सियत जो डिजीज कॉज कर सकती हो, इट इज द पैथोजन। इट इज कंसर्न्ड
विद द इट इज़ कन्फर्ड अपॉन अस थ्रू द फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर के जरिए प्रोवाइड की जाती है। स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। डेफिनेटली जो आपके पास डस्ट पार्टिकल नाक में चले जाते हैं वो ब्लड में क्यों नहीं जाते, वो नाक की कैविटी में ही क्यों रहते हैं, बिकॉज द म्यूकस मेम्ब्रेन। सेलर बैरियर्स, आप सेल का बैरियर रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड लाइन में मैक्रोफेज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ईओसाइनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। बायोकेमिकल बैरियर्स यानी कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना, सेल्स की बनाई हुई प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जैसे साइटोकाइंस हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, HCl है, लाइसोजाइम है, ठीक है ना। तो ये आपके पास केमिकल या बायोकेमिकल बैरियर्स आ गए। दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कंसिक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। आप अपने जेनेटिक मेकअप के मुताबिक ये इम्यूनिटी हासिल करते हैं बाय बर्थ, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स का इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ठीक है ना। सो इट एग्जिस्ट बिफोर द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड। किसी भी इन्फेक्शन के होने से पहले आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी ने जो प्रोवाइड किया है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक मेकअप। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बचपन में बीमार होते हैं, या बड़े भी हो जाए तो बहुत बीमार होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बीमार ही नहीं होते, ठीक है ना, इतनी जल्दी। वाई, क्यों? क्योंकि आपके पास डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स हैं, और उन मेकअप्स की बेस पे आपके पास इनेट इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसको आप अडेप्ट करते हैं लाइफ के साथ साथ आफ्टर द ब्रीच ऑफ इनबॉर्न इम्यूनिटी। अगर इनबॉर्न इम्यूनिटी इनफ नहीं है इन्फेक्शन को या पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, द एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन एक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक और फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। स्पेशल ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल टाइप का हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड द पैथोजन इज डेल्ट विद बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ऑल्दो द रेजिस्टेंस इज स्लो, ठीक है ना। आपके पास बहुत ही स्लो मैकेनिज्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, लेकिन इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, एंड इन फ्यू केसेस लॉन्ग लाइफ, आपको लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी भी मिल सकती है, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप एक्वायर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, एक दफ़ा ही आपको वो इन्फेक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है, दोबारा वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कि आपने मम्प्स के बारे में पढ़ा था। इन दिस केस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली ये भी वेरिएबल है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जेनेटिक मेकअप ही डिटरमाइन करेगा कि आपकी दोनों टाइप की इम्यूनिटीज़ किस तरह की हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ की दो टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी इनकी आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यानी कि एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल एंड पैसिव आर्टिफिशियल। अच्छा, अब मेरी गौर से बात सुने, इससे पहले हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, आपकी बॉडी ने उस एंटीजन को डिटेक्ट किया, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई, इट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, आपकी बॉडी में एंटीजन आया, आपकी बॉडी ने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज बनाई, या डिफरेंट सेल्स वगैरह उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया, इट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। आपकी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है उसके खिलाफ, उसको आइडेंटिफाई करके उसको मार रही है, ठीक है ना। अगर वो एंटीजन नेचुरली बॉडी में आया, यानी आपको जुकाम लग गया किसी से, आप कोई खाना खाया तो आप बीमार हो गए हैं, ठीक है ना, कुदरत की तरफ से आपको कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, ये होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अगर वो पैथोजन नेचुरली आपकी बॉडी में आया, इट इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करते हैं, अगर आप जानबूझ के खुद वो एंटीजन अपनी बॉडी में डालते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हम जानबूझ के, हम उल्लू थोड़ी हैं कि हम जो है ना खुद ही अपनी बॉडी में एंटीजन इंट्रोड्यूस कराएं। तो आप करवाते हैं वैक्सीनेशन के जरिए। वैक्सीन के अंदर आप क्या करते हैं, कोई एंटीजन है ऐसा, कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है जो बहुत स्ट्रांग है, आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर सकती, आप फिर क्या करते हैं, आप उसकी वैक्सीन लगवा देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने ना उस एंटीजन को वीक किया होता है, ठीक है ना। वैक्सीन में वो ही एंटीजन जो इतना स्ट्रांग है जिसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, हमने उसको वीक करके ऐड किया होता है। अब वीक करके जब हम ऐड करते हैं ना अपनी बॉडी में खुद, हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ लड़ती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अब अगर हमारी बॉडी में असली वाला पैथोजन भी आता है तो हमें खतरा नहीं है, उतना खतरा नहीं है जितना पहले था। क्यों? क्योंकि देखें, आपकी बॉडी में नेचुरली जब कोई ऑर्गेनिज्म आता है ना, आपकी बॉडी पहले उसको पहचानती है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है, टाइम लगता है ये सारा काम करने में, ये चुटकी से नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड आप क्या करते हो, आप अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हो, ठीक है ना, आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, वो एंटीजन, वीक एंटीजन आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बनाया, ठीक है ना, उसी टाइम के हवाले से स्लो रिस्पॉन्स बनाया। अब याद रखें, वो अगर असली एंटीजन आपकी बॉडी में दोबारा आ जाता है ना, तो आपकी बॉडी क्या कर सकती है, जल्दी रिस्पॉन्स बना सकती है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी होता है, स्लो होता है काफ़ी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जल्दी होता है, फास्ट होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में आप मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, वो फिर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो एंटीजन दोबारा ही आपकी बॉडी में आ जाता है, आप जल्दी
पहचान जाते हो उसको, आप जल्दी उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। ये वही बात होगी ना कि आपने अपने दोस्त को एक राज बताया था, एफएससी के या मैट्रिक के दोस्त को आपने राज बताया था, ठीक है ना, और आपने कहा था किसी से शेयर ना करना, ये मेरी बात है, लेकिन उसने उसने शेयर कर दी दूसरों के साथ, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का दुख हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सेकंड टाइम अगर कोई ऐसा दोस्त आपके करीब आएगा, ठीक है ना, आप के साथ वो क्लोज होने की कोशिश करेगा, आप थोड़े से उसके हवाले से मोहतात रहोगे, ठीक है ना, आप थोड़े से अलर्ट रहोगे, ठीक है। पर एनी हाउ हम आगे चलते हैं, हमने एमडी कैट करना है, हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैसिव नेचुरल क्या होती है और पैसिव आर्टिफिशियल क्या होती है। अगर आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है, कुछ लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इतना नहीं होता, ठीक है ना, सपोज कि वो एंटीजन को पहचान सके, अपनी बॉडी के सेल्स को मोबिलाइज कर सकें, ठीक है ना। उनके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि एंटीजन ये नहीं हम करते कि एंटीजन आए बॉडी में इन्फेक्शन करे और इम्यूनिटी प्रोवाइड हो, नहीं, हम फिर ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज डाल देते हैं। एंटीबॉडीज डालने से क्या होगा कि वो एंटीजन उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। हम उसके खिलाफ बनाई हुई एंटीबॉडीज हमने रखी होती हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में जाके डिस्ट्रॉय कर देती हैं उसको, ठीक है ना। हम इस चीज़ का वेट ही नहीं करते कि बॉडी जो है ना वो खुद क्या करे, इनको एंटीबॉडीज़ को बनाए, ठीक है ना, नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनाए उस एंटीजन के खिलाफ। तो आपके पास वो इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज़ के एडिशन से आती है बॉडी में, इट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट टर्म होती है, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होती है। पैसिव इम्यूनिटी में आप मेमोरी सेल्स नहीं बनाते, आप सिंपली क्या करते हैं, एंटीजन बॉडी में आया, आपने साथ ही एंटीबॉडीज डाल दिए, ठीक है ना, और एंटीबॉडीज की एडिशन से आपने क्या कर दिया, उस एंटीजन को उधर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल टेटनस, आप कभी घिरे हो, ठीक है ना, आपका एक्सीडेंट हुआ हो और आपके स्किन के ऊपर रगड़े लगी हैं, घुटने के ऊपर रगड़ लगी है, ठीक है ना, चोट लगी है आपको, तो आपको कहते हैं जाओ चांदी का टीका लगवा के लाओ, ठीक है ना। चांदी का टीका या चांदनी का टीका होता है, उसको टेटनस का टीका कहते हैं, ठीक है ना, टीटी कहते हैं उसको। वो क्या होता है कि टेटनस जो है ना, ये बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि पावरफुल बैक्टीरिया, आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकता है। तो हम फिर ऐसे केस में हम रिस्क नहीं लेते, हम कहते हैं आपकी बॉडी में वो एंटीजन चला गया सड़क से, ठीक है ना, खून के जरिए जो चोट लगी है, आप फटाफट से एंटीबॉडीज लगवाओ, आप टीका लगवाओ, ठीक है ना। और वो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी में जाके वो इंजेक्शन जो है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। टेटनस की एंटीबॉडीज हम उसे दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी वैसे टाइप्स आती हैं कि टॉक्सॉइड वैक्सीन है या एंटीबॉडी वैक्सीन है। आप उस चीज़ को छोड़ दें, आप अभी अपना इस चीज़ पे फोकस रखें कि आपके पास टेटनस बॉडी में आया और आपने एंटीबॉडी देके उसको उधर ही खत्म कर दिया, बैक्टीरिया डेड हो गया, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। अब याद रखें, अब अगर आपको नेचुरली ये एंटीबॉडीज मिलती हैं तो वो होगी पैसिव नेचुरल, आर्टिफिशियली आपको मिलती हैं वो होगी पैसिव आर्टिफिशियल। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने आपको वैक्सीन की बात बताई है, ठीक है ना, वैक्सीन के जरिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, ये है पैसिव आर्टिफिशियल, ठीक है ना। एक बेबी है, वो जब फीडिंग करता है, ठीक है ना, मिल्क यूजेज होता है उसकी बॉडी में, ठीक है ना, जब वो पैदा होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे बेसिकली मदर के मिल्क के जरिए जो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में जाके उसको प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रांग नहीं होता, वो भी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है ना। तो मदर के मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है ना, प्राइमरीली आईजीए होती है, ठीक है। तो वो आईजीए एंटीबॉडी जो है मिल्क के जरिए बेबी की बॉडी में जाके उसको क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये पैसिव नेचुरल है। अगर आप एंटीबॉडीज टीके के जरिए, इंजेक्शन के जरिए लेते हैं, तो ये पैसिव आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल ये थोड़ी सी लिखी हुई है, ठीक है ना, डेफिनेशन, इफ द इम्यूनिटी डेवलप्स एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द नेचुरल इन्फेक्शन, हम उसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आर्टिफिशियली आप क्या कर सकते हैं, इनोकुलेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की, तो इसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। ये हमने टाइप्स इसकी पढ़ ली हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की, कि एक्चुअली में हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है ना, व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जिसे हम इनोक्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंस थ्रो वैक्सीन इन द बॉडी टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। आर्टिफिशियली आप एक्टिव इम्यूनिटी अपनी बॉडी में इंड्यूस करवाते हैं एंटीजन को अपनी बॉडी में जानबूझ के एंटर करा के, ठीक है ना, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन इज डन सो दैट इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में आपके पास ऐसा ही पैथोजन आपकी बॉडी में आ जाए, तो आपकी बॉडी के पास पोटेंशियल हो कि वो एक्यूरेट एंटीबॉडीज बना सके उस पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास मेमोरी सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद कर ली। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज आइदर अ पैथोजन, कोई पैथोजन हो सकता है या उसकी प्रोडक्ट हो सकती है, या तो वो पूरा का पूरा पैथोजन खुद हो सकता है या उसकी बॉडी से ड्राइव्ड कोई प्रोडक्ट हो सकती है। वैक्सीन की नेचर ये होती है। और पैथोजन या तो लाइव होगा, ठीक है ना, जिंदा होगा, या किल्ड होगा। अब जिंदा होगा
तो एटेन्यूएटेड होगा, यानी वीक किया हुआ होगा, इतना वीक किया होगा कि आपकी बॉडी को खातर ख्वाह डैमेज ना पहुंचा सके। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में इसको एंटर किया जाता है टू इंड्यूस, ताकि पैदा की जा सके अ स्टेट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की एक हालत, फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन, ताकि हम क्या कर सकें, हम सेम पैथोजन अगर नेचुरली बॉडी में इन्फेक्शन करने आता है तो हम उससे बच सकें। ठीक है ना। तो ये आपने वैक्सीनेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। कंपोजिशन क्या हो सकती है, अब याद रखें व्हाट इज द नेचर ऑफ वैक्सीन। ठीक है ना, वैक्सीन क्या हो सकती है, बेसिकली वैक्सीन किन चीज़ों से मिलकर बन सकती है। हमने बात तो कर ली ना कि आपके पास पैथोजन हो सकता है या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं भाई, हमें बताएं तो सही ना। तो बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है, आपने बायोलॉजिकल प्रेपरेशन एक पैदा की, कोई सस्पेंशन बनाया। ठीक है ना, नॉन वायलेंट स्ट्रेन का। ठीक है ना, आपने कोई ऐसा पैथोजन लिया, ठीक है ना, वही पैथोजन होता है लेकिन वो नॉन वायलेंट होता है, यानी कि वो बीमारी नहीं कर सकता, वो डिजीज काजिंग एबिलिटी उसकी नहीं होती। इट मे कंटेन इंटैक्ट बट इनएक्टिवेटेड नॉन इन्फेक्टिव और एन अटेन्यूएटेड फॉर्म। ठीक है ना, सिंपल वही बात है कि वीक फॉर्म ऑफ द पैथोजन वो होती है वैक्सीन के अंदर ऑफ द पॉजिटिव पैथोजन, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और द प्योरीफाइड कंपोनेंट या उसके कंपोनेंट हो सकते हैं सच एज प्रोटीन, सच एज टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द पैथोजन दैट हैव बीन फाउंड टू हाईली इम्यूनोजेनिक। ठीक है ना, तो आप बेसिकली पैथोजन को इनएक्टिवेट करके बॉडी में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसकी प्रोडक्ट्स को यानी टॉक्सिन्स को, ठीक है ना, प्रोटीन्स को बॉडी में ऐड कर सकते हैं। क्या सारी की सारी प्रोटीन्स को? ठीक है ना, नो, सिर्फ उनको जो कि हाईली इम्यूनोजेनिक है, क्योंकि बाकी प्रोटीन्स का हमें क्या ही फायदा जब वो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही ना कर पाए। ठीक है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वो प्रोटीन्स या वो टॉक्सिन्स जो कि हाईली इम्यूनोजेनिक है, ठीक है ना, हाईली एंटीजेनिक है, उनको पिकअप करते हैं और बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, विच कैन डेवलप इम्यूनिटी बट इट इज़ नॉट एबल टू कॉज डिजीज। ये वही बात बार बार आ रही है। ठीक है ना, आपने इसको याद कर लेना है। सो द टिपिकल वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ 6 बेसिक कंपोनेंट्स, 6 तरह के कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं। आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेड एंड इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। आप वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं, प्रोटीन्स की वैक्सीन बना सकते हैं, टॉक्सिन्स की बना सकते हैं, एंटीबॉडीज़ की बना सकते हैं, जीनोम की बना सकते हैं, डीएनए या आरएनए की भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने इसको पढ़ लिया। वैक्सीन प्रोवाइड अ लास्टिंग इफेक्ट, इट यूजुअली टेक्स सेवरल वीक्स टू डेवलप इम्यूनिटी। ठीक है ना, लास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हिस्ट्री की हमने बात थोड़ी कर लेनी है। ठीक है ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे पास वैक्सीनेशन किसने डिस्क्राइब की थी। इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जीनर। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन थी वो आपको किसने ड्राइव करके दी थी? एडवर्ड जीनर ने। जीनर एम्प्लॉयड द काउपोक्स वायरस एज अ वैक्सीन टू द सेफ गार्ड अगेंस्ट स्मॉल पोक्स वायरस। ठीक है ना, अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे ना पढ़ लेते हैं। ये देखें, आपके पास ना एडवर्ड जीनर था। उस जमाने में स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती थी लोगों को, एंड इट वाज वेरी डेडली, इट वाज अ डेडली डिजीज। लोगों को समझ नहीं थी आ रही कि वो इससे कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। तो एडवर्ड जीनर ने क्या किया, इसने काउपोक्स का वायरस, उसकी वैक्सीन बना दी। काउपोक्स का वायरस पकड़ा, ठीक है ना, और इसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको इंजेक्ट कर दिया अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपने पेशेंट के अंदर। ठीक है ना, और याद रखें कि बेसिकली इस काउपोक्स वायरस को इंजेक्ट कर देने से उस पेशेंट में स्मॉल पोक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है ना, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, लिहाजा आप क्या कर रहे हो, आप एक लेस डेडली, ठीक है, एक लेस डेडली वायरस के जरिए एक हाईली डेडली वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास प्रॉपर इसकी हिस्ट्री है। साथ ही साथ लुई पास्चर की एक बात की गई है कि जो पास्चर था ना, इसने एंथ्राक्स, एंथ्राक्स बैसिलस, इसके खिलाफ, इस बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन प्रोड्यूस की थी। तो ये बेसिकली कुछ बातें होती हैं। ठीक है ना, ये एमसीक्यू आ जाते होते हैं। ठीक है ना, इन द सेम फॉर्म, रट्टे की फॉर्म में आ जाते हैं, सेम टू सेम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपने साथ ही साथ करनी होती हैं। एमडी कैट जो होता है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम नहीं होता, आपको कुछ चीज़ें रटा लगानी पड़ती हैं, एंड इवन दो कॉन्सेप्ट को भी आपको याद करने के लिए रटा लगाना पड़ता है। ठीक है ना, आप इस चीज़ पे एग्री करेंगे, आप इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट के लिए भी रट्टा लगाना पड़ता है। इन 1881 लुई पास्चर जो है, डेट याद नहीं करनी, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश्ड इम्यूनाइजेशन against anthrax by administering attenuated form of bacillus
रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज, उसने वीकेंड फॉर्म ली और उसकी इम्यूनाइजेशन कर दी, ठीक है ना, सब्जेक्ट में। देन हम बात करते हैं वाई वी नीड वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीनेशन क्यों चाहिए। वैक्सीनेशन हमें क्यों चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज को रोक सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास कुछ डिजीज होती हैं वो अडल्ट्स तो उसको कर लेते हैं, ठीक है ना, बर्दाश्त, यंग वंस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक इंसान की वैक्सीनेशन कर दी ना, तो जब हमने उसकी वैक्सीनेशन की है, ठीक है ना, तो उसके अंदर इम्यूनिटी आ गई है। अब क्या होगा कि वो उस इन्फेक्शन को, जो उसका रियल इन्फेक्शन है, जो वबा फैली हुई है फॉर एग्जांपल, उसको ट्रांसमिट करने के चांसेस कम हो जाएंगे टू द नॉर्मल पीपल जो अभी के बीमार नहीं हुए, ठीक है ना। तो हम बेसिकली इसको बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। हम आगे इसको पढ़ेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है ना, और उनमें से आपने क्या कर दिया, आपने 9 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, ठीक है ना। एक लोग जो है, एक इंसान है, उसको वैक्सीन आपने नहीं लगाई, ठीक है। और ये जो एक इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक्सपोज है वायरस के सामने, ठीक है ना, लाइक इसको बहुत खतरा है इस चीज़ से, ठीक है। तो आप अगर इन 9 बंदों की वैक्सीनेशन कर देते हो, ठीक है ना, तो ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है और इनके ज़रिए इस बंदे की प्रोटेक्शन भी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट लो हो गया। तो इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कोविड के टाइम पे भी यही इम्यूनिटी आपके पास देखने को मिली थी। नोटेबली द अडल्ट्स आर ऑफन द प्राइमरी सोर्स ऑफ वूपिंग कफ इन्फेक्शन विच कैन बी पर्टिकुलरली फैटल टू द यंगर इंडिविजुअल्स। वूपिंग कफ बच्चों में खतरनाक होती है, जानलेवा होती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर द अडल्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। चिकन पॉक्स caused by the varicella zoster virus manifest as itchy rashes accompanied by blisters, headache and fever. The varicella vaccine is specifically designed to prevent this viral infection. It is important to note that all vaccines अंडरगो रिग्यूरस टेस्टिंग। हम वैक्सीन को ऐसे ही किसी इंसान में इंजेक्ट नहीं कर देते, हम उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं एंड इवैल्यूएशन बिफोर दे आर अप्रूव्ड फॉर अस, ठीक है ना। अप्रूव होने से पहले हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर टेस्ट करते हैं। दिस इंश्योर्स देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, कि वो सेफ भी हों। ऐसा नहीं कि वैक्सीन जो है वो फायदा करने की बजाय नुकसान कर दे, तो वो सेफ हो और दूसरा वो इफेक्टिव हो, ऐसा ना हो कि हमारा बस टाइम ही वेस्ट हो रहा हो, ठीक है ना, in preventing the targeted diseases. While some individuals may experience mild side effects, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आ सकते हैं, the overall benefits of vaccination far outweigh these temporary discomfort. यानी हल्का सा बुखार हो सकता है, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना, इंजेक्शन साइट पे आपकी बॉडी पे, जैसे यहाँ पे बताया गया, रैश हो सकती है, ठीक है ना, कफ हो सकती है। तो ये सिम्टम्स जो है ना, इनको अपनी बॉडी में को बर्दाश्त कर लेना वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप एक खतरनाक डिजीज से इन्फेक्ट हो जाएं। इन द लास्ट 70 years वैक्सीन हैज़ हेल्प टू एरिडिकेट, खत्म करना इन्फेक्शियस डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, उनको खत्म करने में इसका रोल रहा है। WHO ने क्या कहा है कि 2 से 3 मिलियन डेथ को हम हर साल प्रिवेंट करते हैं वैक्सीनेशन के जरिए, ठीक है ना। डिफ्थीरिया के अगेंस्ट, टेटनस के अगेंस्ट, वूपिंग कफ के अगेंस्ट, मीजल के अगेंस्ट, ठीक है ना। लिहाजा छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन उनकी करवानी चाहिए, उनको वैक्सीनेट करना चाहिए, ठीक है ना। उनकी डेवलपमेंटल एबिलिटीज़ के साथ, उनकी हेल्थ एबिलिटीज़ के साथ हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग टूवर्ड। हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या, हमने अभी तक पढ़ा है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, हमने ये पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमने एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन की नेचर क्या क्या हो सकती है, हमने ये पढ़ा वैक्सीन की हिस्ट्री क्या है और वैक्सीन ज़रूरी क्यों है, ठीक है ना। थियोरेटिकल पोर्शन हमने यहाँ पे किया। जो मेन पोर्शन है ना, बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, जो चीज़ आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि आप 3 तरीके से, 3 डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, एक वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने याद रख लेना कि 3 तरीके हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ प्योर एंटीजन यूजिंग अ स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सपोज आपके पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर इसका एंटीजन है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, इस एंटीजन को प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, सैंपल से। सपोज हमने क्या किया, एक इंसान है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और हम उस इंसान का ब्लड लेंगे। ब्लड सैंपल में हम क्या करेंगे, हम वहाँ से इस एंटीजन को प्योरीफाई कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर इस एंटीजन को हम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि हम इसकी वैक्सीन बना सकें, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, एंटीजन को हम सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोन जीन, ठीक है ना। हमने बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को स्टडी किया। हमने ये देखा कि इस पैथोजन में एक जीन है वो जो इस एंटीजन के लिए कोड कर रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने उस जीन की क्लोन बना ली और हमने उस क्लोन जीन से फिर ये एंटीजन बनवा लिया और हमने इसको यूज़ कर लिया टू प्रोड्यूस द वैक्सीन। तो हम पहले क्या करते हैं, पहला तरीका तो ये है कि हम सिंपली हमने एंटीजन को सेपरेट कर लिया उस पैथोजन से। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको सिंथेसाइज खुद ही बना लेते हैं। और तीसरा तरीका भी यही है, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड टू बी यूज एज अ वैक्सीन। उस
एंटीजन को पूरा का पूरा हम उसको यूज़ नहीं करते, उसके पेप्टाइड फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है ना, उनको हम यूज़ कर लेते हैं वैक्सीन बनाने के तौर पे, ठीक है ना। हमें बेसिकली ना पूरा का पूरा एंटीजन भी नहीं चाहिए होता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। हमें एंटीजन इम्यूनोजेनिक पोर्शन चाहिए होता है, ठीक है ना। एंटीजन का इम्यूनोजेनिक पोर्शन हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। अब वो पूरे एंटीजन पे है या एंटीजन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो मोड ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है ना, आप वैक्सीनेशन करते कैसे हैं, इट इज़ थ्रू द इंजेक्शंस, लेकिन हम इसको माउथ के ज़रिए या स्प्रे के ज़रिए भी दे सकते हैं। आपके जहन में जब भी आप सुनते हैं वैक्सीनेशन का नाम, तो टीके का आपके जहन में ख्याल आता है, लेकिन टीके के अलावा आप ओरल भी तो वैक्सीनेशन कर सकते हैं ना। पोलियो की जो वैक्सीन है ओरल, वो आप यूज़ करते हैं। स्प्रे इन द नोज के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी 3 तरीके आगे, बनाने के 3 तरीके आगे, एडमिनिस्टर करने के 3 तरीके आगे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, अब ये 4 हैं, 4 तरह की वैक्सीन होती हैं, ठीक है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, थ्योरी को रीड करेंगे, ठीक है ना। किल्ड, लाइफ, सब यूनिट एंड टॉक्सॉइड। ओके, व्हाट इज अ लाइव वैक्सीन। आप क्या करते हो, आप उस लाइव ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, उसको वीक करते हैं और उसको बॉडी में एंटर कर देते हैं। दिस इज लाइव वैक्सीन, ठीक है ना। जिंदा ऑर्गेनिज्म पकड़ा, जिंदा बैक्टीरिया पकड़ा, ठीक है ना, उसको थोड़ा वीक किया और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, दैट इज द लाइव वैक्सीन, ठीक है ना। किल्ड के अंदर आप क्या करते हैं, आप उसको किल कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे किल करते हैं, केमिकल के ज़रिए कर सकते हैं, हीट के ज़रिए कर सकते हैं, रेडिएशन के ज़रिए कर सकते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए आप उसको किल कर सकते हैं। और किल करने के बाद आप उसकी वैक्सीन बना के आप बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देन इज द सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में आप क्या करते हैं, उसकी जो एंटीजन है ना, एंटीजन यानी प्रोटीन कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है ना, जो उसके एंटीजेनिक पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के, आप सिर्फ उनको बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है ना। इधर आपने पूरा का पूरा बंदा ही ऐड कर दिया, वो भी लाइव, ठीक है ना, जिंदा, ठीक है, वीक है लेकिन लाइव है, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको किल करके ऐड किया, यहाँ पे आपने उसके सिर्फ कुछ हिस्से ऐड कर दिए जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और और टॉक्सॉइड के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई आपके पास ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है ना, या ऐसा वायरस है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाते हैं। अब याद रखें, इनमें से इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइव का बेनिफिट क्या है, खुद सोचें। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, आप पूरा का पूरा जिंदा बंदा उसके अंदर ऐड कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। आपकी बॉडी डिटेक्ट करेगी, ठीक है, वो देखेगी वीक ऑर्गेनिज्म है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है ना। और 1 से 2 डोजेज आपको चाहिए होती हैं, इवन कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना। पूरी जिंदगी की इम्यूनिटी मिल जाती है सिर्फ 1 से 2 डोजेज में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप पूरा का पूरा लाइफ बंदा देखे ना ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसके खिलाफ, ठीक है। क्योंकि आप लाइव ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने उसको वीक किया हुआ है। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या करेक्टरिस्टिक है, आपने वायरसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, लिविंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग की होती हैं। जिंदा चीज़ों की करेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना जीनोम म्यूटेट कर सकते हैं, अपने अंदर वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ये लाइव जो पार्टिकल्स हैं, लाइफ बैक्टीरिया, लाइफ पैथोजन है, इसको हमने वीक किया। हो सकता है कि ये क्या करे, अपने आप के अंदर म्यूटेशन करे, अपने आप को तब्दील करे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है ना। लिहाजा इससे क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ डिजीज हो सकता है। कि आपने क्या किया, आपने तो वैक्सीन ऐड किया, वो बॉडी में गया, उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, म्यूटेट करके डिजीज कॉजिंग फॉर्म में आ गया। हमने पढ़ा है ना, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, नॉन डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन, यानी कि जो स्ट्रेन जो उसकी टाइप डिजीज नहीं कर सकती। इधर क्या हो गया, इधर ये वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, कैसे, म्यूटेशन के जरिए, वेरिएशन के जरिए। तो रिस्क ऑफ डिजीज इसमें होता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इट इज नॉट फॉर द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, आईपीसी, ठीक है ना। आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर इम्यूनिटी है ही नहीं, कोई एचआईवी का पेशेंट है,
उसकी बेचारे की इम्यूनिटी है ही नहीं, ठीक है ना। आप उसको लाइव वैक्सीन दे दोगे, चाहे उसमें वीक ऑर्गेनिज्म है, वो वीक ऑर्गेनिज्म भी उस पर डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो आप नॉर्मल बंदे के लिए जो है ना, इसके अंदर म्यूटेशन की एबिलिटी होने की वजह से रिस्क ऑफ डिजीज हो सकता है। फिर ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन बेचारों की इम्यूनिटी पहले से डाउन है, ठीक है ना, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है इसके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास डिसएडवांटेजेस ऑफ द लाइव वैक्सीन में आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किल्ड वैक्सीन्स की, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप उस ऑर्गेनिज्म को टोटली इनएक्टिव कर देते हैं, टोटली किल कर देते हैं, ठीक है ना। और उसको बॉडी में एंटर करते हैं और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद सोचें, आपने क्या किया, ऑर्गेनिज्म था, लाइव ऑर्गेनिज्म था, उसको ऐड किया किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, वो पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर उसी पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप किल्ड ऑर्गेनिज्म को एंटर करते तो वो बच जाता। यानी इट इज सेफ फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनके लिए भी सेफ है ये, ठीक है ना। हम उनको भी ये लगा सकते हैं, इवन हम प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। एंड नो रिस्क ऑफ कॉजिंग डिजीज। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस थे ना, वही इसके एडवांटेजेस हैं। जो लाइफ के डिसएडवांटेजेस थे, वो ही आपके पास किल्ड के एडवांटेजेस हैं, कि आपके पास रिस्क ऑफ डिजीज नहीं होता, नो रिस्क। क्योंकि आपने उसको किल करके आपने एंटर किया है, ठीक है ना, क्या ही डिजीज करनी है उसने, ठीक है। तो इस चीज में आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि वीकर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है ना, वीकर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और मल्टीपल बूस्टर डोजेस देनी पड़ेंगी। तो देखिए मेरी बात सुने गौर से, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है, इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज में आ रहे हैं, इसके डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज में आ रहे हैं। यानी उधर स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स था, इधर वीकर इम्यून रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी चीज नेचर को तब्दील नहीं कर सकती। जो नेचुरल कुदरती चीज होती है वो कुदरती होती है। नेचुरल एक चीज आई, बॉडी ने पहचाना, अटैक किया, अपनी इम्यूनिटी को बनाया, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड आप उसको किल करके कर देते हो। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्ट ही नहीं करता, वो देखता है भाई ये तो मरा हुआ है, ये तो किल्ड है, मैं इनको की करना है, मैंने इसको क्या करना है, वो उसके खिलाफ ऐसा भी देखा गया है कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं करता। तो वीकर इम्यून रिस्पॉन्स और हमें ज्यादा डोजेस चाहिए होती हैं, ठीक, ताकि हम बार बार इम्यून सिस्टम को तंग करते रहें, हम उसको स्टिमुलेट करते रहें कि भाई इसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करो, ठीक है ना। तो ये आपके पास किल्ड वैक्सीन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। देन हम बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन के बारे में, ठीक है ना। सब अब सब यूनिट वैक्सीन में आप सिंपली क्या कर रहे हैं, सब यूनिट वैक्सीन में आप सिर्फ उसके पार्ट्स ऐड कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है ना। एक किसी भी ह्यूमन की बॉडी में हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है उसको, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करवाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट्स उस ऑर्गेनिज्म के लेंगे। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं डालेंगे, किल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं डालेंगे, लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं डालेंगे, आप उसके सिर्फ एंटीजेनिक कंपोनेंट को ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, चांस ऑफ डिजीज ना होने के बराबर है, ठीक है ना, चांस ऑफ डिजीज ना होने के बराबर है। एंड इट इज मोर सेफ, इवन दो पहली दो टाइप से ज्यादा सेफ है, ठीक है ना। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है ना, इसके साइड इफेक्ट्स भी यही होंगे कि आपके पास मोर वीकर इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना, ज्यादा वीकर इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेवरल डोजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, इसमें भी सेवरल डोजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। So these are the subunit vaccines. Then is the toxoid vaccine, ठीक है ना। What is a toxoid vaccine? आप क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, आपकी बॉडी को डैमेज करने के लिए, ठीक है। आपको उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रोटेक्ट रह सके, उन टॉक्सिन्स को आपने डिस्ट्रॉय करना है, न्यूट्रलाइज करना है अपनी बॉडी में, उनको खत्म करना है, ठीक है ना। उसके लिए फिर टॉक्सॉइड वैक्सीन है। आप क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया का टॉक्सिन जो है, ठीक है ना, उसको पकड़ेंगे आप सिंपली, आप उस टॉक्सिन को किसी केमिकल से ट्रीट करेंगे ताकि उसको इनएक्टिवेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मेल्डिहाइड से इसको ट्रीट कर दिया, ठीक है ना, उससे क्या होगा, ये टॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा, इट विल बिकम इनएक्टिवेट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टॉक्सिन को ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस टॉक्सिन को ह्यूमन की बॉडी पहचानेगी, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है ना। सो टॉक्सॉइड वैक्सीन में आपने क्या किया,
उस टॉक्सिन को नेचुरली टॉक्सिन बन रहे थे, आपकी इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर रही थी, उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, लेकिन टॉक्सिन्स डेंजरस भी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। लिहाजा हमने क्या किया, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को ऐड किया बॉडी में और इम्यून सिस्टम को अलाउ किया कि वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। इट इज़ बेसिकली वेरी स्टेबल एंड वेरी सेफ। आपके पास बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सेफ वैक्सीन है, ठीक है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें भी बूस्टर डोजेस चाहिए होंगी, इसमें भी आपको बूस्टर डोजेस चाहिए। एंड इसका लिमिटेड यूज़ है, इसका यूज़ बहुत लिमिटेड है। किसका यूज़ लिमिटेड है? टॉक्सॉइड का। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आप टॉक्सॉइड वैक्सीन बना सकते हो जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन प्रोडक्शन के जरिए अटैक नहीं करता, तो उसके खिलाफ आप टॉक्सॉइड वैक्सीन नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसका लिमिटेड यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी वैक्सीन्स के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूं, ठीक है ना, आपसे कोई चीज़ पूछूं, तो क्या आप उसका आंसर कर देंगे? ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल, सबसे ज़्यादा रिस्क किस वैक्सीन में होता है उसको एडमिनिस्टर करने में? दूसरा सवाल, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसमें हम सिर्फ कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। और वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एंटीजेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें हमें बूस्टर डोजेस नहीं चाहिए होती, हमें बूस्टर डोजेस नहीं चाहिए होती। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी टाइप है कि जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन रिस्क ऑफ डिजीज भी नहीं होता, लेकिन रिस्क ऑफ डिजीज भी नहीं होता। सो पहला सबसे ज्यादा रिस्क किसका था? आंसर है लाइव वैक्सीन का, सबसे ज्यादा रिस्क था। कंपोनेंट के ऊपर कौन सी बेस करती है? ये तो बच्चों वाला सवाल कर दिया मैंने, सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है ना। देन तीसरा आपके पास सवाल ये था कि किस को बूस्टर डोज नहीं चाहिए होती, तो इसका आंसर भी लाइव है। लाइव के अंदर हमें बूस्टर डोजेज नहीं चाहिए होती, 1 से 2 डोज में आपके पास इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और आपके पास चौथा सवाल था कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी जनरेट करना है, रिस्क ऑफ डिजीज भी हमने नहीं करना, तो इसका आंसर था किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का विद द रिस्क ऑफ डिजीज, तो वो लाइव वैक्सीन है, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है विद द विदाउट द रिस्क ऑफ डिजीज, तो वो आपके पास किल्ड है, ठीक है ना। अगर आपके पास वीकर रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, इट इज़ अ वीकर रिस्पॉन्स और इसमें मल्टीपल डोजेस चाहिए, तो आपके पास सब यूनिट और टॉक्साइड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, टॉक्साइड का और सब यूनिट में फ़र्क ये है कि टॉक्साइड का यूज़ बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब थियरी वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो खिचड़ी हमने पकाई है हम उसको देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपके पास लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट रिकम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये सारा वही कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सब यूनिट में, रिकम्बिनेंट में पॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन, इन सब में डिफरेंस होता है। लेकिन आपकी बुक ने इनको एक ही कैटेगरी में यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ सब यूनिट वैक्सीन को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सब यूनिट वैक्सीन में ये चीज़ होती है कि आपके पास ना कोई स्पेसिफिक एंटीजेनिक पार्ट होता है, कोई सब यूनिट होता है पूरे के पूरे पैथोजन का, ठीक है ना। मेनली आपके पास प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं और ऐड करवाते हैं, ठीक है। उस पैथोजन से प्योरीफाई करवा कर फिर ऑर्गेनिज्म में ऐड करवाते हैं, ठीक है, और हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। रिकम्बिनेंट वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजेंस को पिकअप करते हैं, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट डीएनए के जरिए पैथोजन का डीएनए पकड़ते हैं, ठीक है ना, हम रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करते हैं और हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेटली इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करते हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं, ठीक है ना। और ये लैब में डेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं। हम सब यूनिट में हम क्या करते हैं, सिंपली पैथोजन से प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, नेचुरल एंटीजन को। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिकम्बिनेंट में, तो इसमें हम खुद प्रोड्यूस करते हैं किसी भी पैथोजन का एंटीजन, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए की मदद से। बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। अगर आपके पास
पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल हम बैक्टीरिया से ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट भी होते हैं, तो हम पॉलीसेकेराइड्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कैप्सूल जो होता है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया की कवरिंग बनाता है, उसमें भी हमें पॉलीसेकेराइड देखने को मिलते हैं, हम वहाँ से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट जो कि एंटीजेनिक होता है, और उसको हम क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करवा के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट वैक्सीन, उसमें हम क्या करते हैं कि पॉलीसेकेराइड को किसी प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट कर देते हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कॉन्जुगेट करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि पॉलीसेकेराइड को हम क्या करेंगे, प्रोटीन के साथ हम केमिकली लिंक कर देंगे। ठीक है ना। और उसको हम क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे। हम टॉक्सॉइड की केस में भी ये काम कर सकते हैं कि एक टॉक्सिन है, ठीक है ना, कोई उसके साथ कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करके हम कॉन्जुगेट वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है ना। या फिर हम उस टॉक्सॉइड को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं फॉर्मालिन के ज़रिए। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इनको बुक में इतनी अच्छी तरह से बल्कि डिस्कस ही नहीं किया गया। ठीक है ना, अच्छी तरह से क्या, इनको डिस्कस ही नहीं किया गया। सब यूनिट को डिस्कस किया गया, हम उसी पे रहेंगे, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा एन अटेन्यूएटेड वैक्सीन इज अ वैक्सीन दैट कम्स फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरसेस। ठीक है ना। लाइव वैक्सीन कंटेन अ वर्जन ऑफ द लिविंग माइक्रोब, उसकी एक वर्जन होती है दैट हैज बीन वीकेड इन द लैब सो इट कैन नॉट कॉज डिजीज। ठीक है ना, ये नॉर्मली डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं रखती। दीज वैक्सीन्स आर गुड टीचर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये आपकी इम्यून सिस्टम के लिए गुड टीचर्स होते हैं। ऐसा क्यों है, वाई, बिकॉज दीज आर द क्लोजेस्ट टू द नेचुरल इन्फेक्शन। ठीक है ना, आप लाइव ऑर्गेनिज्म ऐड करा रहे हैं तो आप नेचुरल इन्फेक्शन के बहुत क्लोज हैं। तो जितना क्लोज होंगे नेचुरल इन्फेक्शन के, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आपके पास आएगा। आप उतनी ही अच्छी तरह से अपने इम्यून रिस्पॉन्स को टीच कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को टीच कर सकते हैं। दे एलिसिट आ स्ट्रॉन्ग सेलुलर एंड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड ऑफन कॉन्फर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी विद ओनली 1 to 2 डोजेस। ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जिंदा चीज़ों की खासियत होती है वो खुद को चेंज कर सकते हैं। आपके दोस्त भी अपने आप को चेंज करते हैं, अपने रूप बदलते हैं एमडी कैट के बाद, एमबीबीएस में जाने के बाद म्यूटेट कर जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स used in the life attenuated vaccine are no different, ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं। The remote possibility exists that the attenuated microbe could revert to a virulent form and cause disease। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी डिजीज कॉजिंग फॉर्म में आ जाए। ठीक है ना, और डिजीज कर दे। ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से हो गया एग्जाम्पल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं एक निमोनिक टाइमर, टाइमर। ठीक है ना। टी से टाइफाइड। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी आप बना सकते हैं, आप वायरस के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। तो टी से आपके पास आ जाएगा टाइफाइड, यानी कि साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है। वाई, येलो फीवर जो कि वायरल डिजीज है। मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, इनके खिलाफ आप बना देंगे। तो ये लाइव वैक्सीन्स के लिए निमोनिक है, 5 आपने याद कर ली। इनमें से बैक्टीरियल कौन सी है, टाइफाइड। ठीक है। देन हम बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की। साइंटिस्ट प्रोड्यूस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स बाय किलिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। ठीक है ना, आपने उसको उड़ा ही दिया, किल ही कर दिया। कैसे, केमिकल्स के जरिए, हीट के जरिए, रेडिएशंस के जरिए। ठीक है ना, जिंदा चीज़ें जो हैं उनको आप किल कर सकते हैं इन चीज़ों के जरिए। सच वैक्सीन्स आर मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ज़्यादा सेफर होती हैं लाइव वैक्सीन्स के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि डेड माइक्रोब जो हैं वो म्यूटेट नहीं कर सकते अपनी डिजीज कॉजिंग स्टेट की तरफ। ठीक है ना। ऑल्सो इनकी एक्सेसिबिलिटी गुड होती है। ठीक है ना। दे यूजली डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन सो दे कैन बी easily स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रीज ड्राइड फॉर्म। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के, उसमें आपने क्या किया होता है कि आइस डाली होती है। ठीक है ना, और उसके ज़रिए आप वैक्सीन्स को डिफरेंट मोहल्लों के अंदर, डिफरेंट कॉलोनीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो मोस्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हाउएवर स्टिमुलेट weaker immune response than the live vaccines, so it would likely take several additional doses or booster doses to maintain a person's immunity। ठीक है ना, बात समझ आ गई। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल्स पढ़ ली, आपने इस चीज़ को छोड़ दें। आपको मैं निमोनिक बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे कॉलरा, रेस्ट इन पीस। ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे कॉलरा, रेस्ट इन पीस। एच से हेपाटाइटिस ए की वैक्सीन, बी से ब्यूबोनिक प्लेग वैक्सीन, सी से कॉलरा वैक्सीन, आर से रेबीज वैक्सीन, आई से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, पी से पोलियो वैक्सीन। दीज वैक्सीन्स प्राइमरीली आर द किल्ड वैक्सीन्स। ठीक है ना।
तो हम इनके खिलाफ अपनी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज द सब यूनिट वैक्सीन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंटायर माइक्रोब, सब यूनिट वैक्सीन्स इंक्लूड ओनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। तुसी की किया, आपने क्या किया, आपने सिंपली एक ऐसी एंटीजन उठा ली, ऐसी प्रोटीन उठा ली जो कि एंटीजेनिक ही नहीं है, उसकी आप क्या वैक्सीन बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे, एंटीजेनिक प्रोटीन को उठाएंगे जो कि बेस्ट स्टिमुलेट करेंगी immune system को। In some cases, these vaccines use epitopes, the very specific part of the antigen that antibody or T cell recognize and bind to। आपके पास मैंने आपको बताया था एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया पे ये एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर भी कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है ना, उन एरियाज को कहते हैं दीज आर एपिटोप्स। एंटीजन एंटीजन क्यों है, एंटीजन इसमें क्यों है, एपिटोप्स की वजह से है। इन एपिटोप्स को ही बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, और इनके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। Because the subunit vaccines contain only the essential antigens and not all the other molecules that make up the microbe, बाकी molecules को हम नहीं पूछते, the chances of adverse reactions to the vaccine are lower, side effects मजीद कम हो गए, ठीक है ना। तो side effects डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। एग्जांपल्स में आपके पास हेपाटाइटिस बी की वायरस है, ठीक है ना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सरफेस प्रोटीन ऑफ द वायरस। वायरस की जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपने HIV में पढ़ा होगा ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है ना, तो उसी तरह से इसकी जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, उनसे आप क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है ना, हेपा बी वायरस की। Then at the very last, toxoid vaccines for the bacteria that secrete toxins or harmful chemicals. Our toxoid vaccine might be the answer. These vaccines are used when a bacterial toxin is the main cause of illness. तो इसने खुद ही बता दिया कि मेरा limited use है। Scientists क्या करते हैं, inactivate these toxins by treating them with formalin, a solution of formaldehyde and sterilized water. Such detoxified toxins called toxoids, ऐसे toxins जो inactivate हो चुके हैं इनको toxoid कहते हैं। दे आर सेफ फॉर यूज इन वैक्सीन। रियल टॉक्सिन को यूज करेंगे तो इट मे कॉज सिवियर इफेक्ट, डेंजरस इफेक्ट, एंड द वैक्सीन आर अगेंस्ट डिप्थेरिया एंड टेटनस, ठीक है ना। DPT से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। DP से डिप्थेरिया, T से टेटनस, ये बेसिकली टॉक्सॉइड वैक्सीन होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था चांदी का जो टीका होता है, ठीक है, बेसिकली दिस इज बेसिकली टेटनस वैक्सीन। नेक्स्ट, हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है ना इसको कर लिया हुआ है। ये अब आगे टॉपिक जो है, इट इज बेसिकली यू कैन से थ्योरी बेस्ड टॉपिक, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब इसमें आप थोड़ी सी तारीफें करेंगे कि आपके पास डिजीज कंट्रोल के लिए आप जो स्टेप्स लेते हैं उनको हम कहते हैं कि वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू डेवलप द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। समझ आ गई। द इफेक्टिव एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट सीरियस वल्नरेबल एंड कॉमन डिजीज ऑफ द पॉपुलेशन बाय यूजिंग ऑल द पॉसिबल appropriate measures is called integrated disease management। आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक डिजीज को कंट्रोल करने के जितने भी तरीके आप इस्तेमाल करते हैं वो IDM का हिस्सा होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, कि आप क्या कर सकते हैं, उस बीमारी को फर्दर फैलने से स्टॉप कर सकते हैं और इसका ऑनसेट प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसकी वबा अगर फैलनी है किसी बीमारी की, हम उससे पहले ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम होता है ताकि हम क्या करें, डेंजरस डिजीज़ को ह्यूमन की सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें। प्रोसीजर क्या होता है, हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए क्या करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, इश्तहार चलाते हैं। इवन दो आपने कॉल पे भी सुना होगा, कोविड के टाइम पे जो है ना आती थी एक कॉल के ऊपर टोन आती थी कि कोरोना वायरस वैक्सीन आप लगवाएं एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो सारा क्या था, वो IDM ही तो था, ठीक है ना। बाय अरेंजिंग सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, बाय पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हम लोगों को एजुकेट करते हैं, ठीक है ना। इन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM, एवरी अवेलेबल मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल इज यूज्ड लाइक प्रिवेंटिव मेजर, एहतियाती तदावीर, ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग के जरिए इसको ट्रीट करना, एंड वैक्सीनेशन, हम इसको इंक्लूड करते हैं IDM के अंदर ताकि डिजीज के स्प्रेड को हम कंट्रोल कर सकें। मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, अब इनमें कौन कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, 4 मेजर मैकेनिज्म है, देयर आर 4 मैकेनिज्म। होस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द
कॉजेटिव एजेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, ठीक है ना। आईडीएम हमने बात तो कर ली कि डिजीज मैनेजमेंट का नाम है, लेकिन कैसे करती कैसे है, मैकेनिज्म्स कौन से हैं, तरीके कौन से हैं, 4 तरीके हैं, ठीक। द रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स which restrain the appearance of disease or ability of host to limit the pathogenic activity such a defense through the physical barrier and rapid immune system। सबसे पहले तो आपकी अपनी बॉडी ही जो है ना वो ही एक मेजर मैकेनिज्म है, ठीक है ना, डिजीज मैनेजमेंट में, कि होस्ट जो है वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। आपने मैंने यहाँ पहले भी यही बताया था कि कुछ लोग होते हैं उनको बीमारी नहीं होती, कुछ लोग होते हैं उनको बीमारी हो जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो बड़े रेजिस्टेंट हैं, उनको कुछ होगा ही नहीं। वो होता है ना, लाइक एक माइंडसेट होता है कि भाई मरना तो है हमने, ठीक है ना, वो उस तरह के लोग। लेकिन कहने का मकसद है कि फिर भी एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, ठीक है ना। हमें नहीं पता होता कि हम रेजिस्टेंट हैं कि नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में भी, कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, हम सपोज मच्छर है, मच्छर बीमारी फैला रहा है किसी एरिया में, हम क्या कर सकते हैं, किसी बड़ी मक्खी के जरिए जो मच्छर को खाती है हम उसके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूजली इंगेजिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस आइदर हैविंग पेट्स और डिजीजेस एज वेल, ठीक है ना। मतलब कहने का मकसद है कि हम अपनी माहौल को चेंज कर सकते हैं, कि आपके पास अगर पेट्स हैं, ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं दे हैव कैट्स एंड डॉग्स इन देयर हाउस, ठीक है ना, तो हम अगर तो वो डिजीज़ जो है कैट्स और डॉग्स के ज़रिए फैलती है, ठीक है ना, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप पेट्स जो हैं उनको उनकी वैक्सीनेशन या तो करवाएं या फिर आप पेट्स को रखें ही ना, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल, आप केमिकल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट एंड एनिमल डिजीज़, ठीक है ना, हम स्प्रे कराते हैं उस एरिया में जहाँ पे बेसिकली हमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ देखने को मिलती हैं, वही कि जैसे मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाने में जो है ना हेल्प करता है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड, बैक्टीरियसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जो भी हमें चीज़ तंग करेगी हम उसका साइड बना देंगे और हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल कर देंगे। टू कंट्रोल द पेस्ट एंड डिजीजेस, केमिकल कंट्रोल प्रोड्यूसेस सम प्रॉब्लम सच एज पॉइजनिंग ऑफ द ह्यूमंस, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास एक इंसेक्टिसाइड है, उसने ये तो नहीं पूछना कि तुम अच्छी इंसेक्ट हो या बुरी इंसेक्ट हो, उसने जाके उसको मार देना है। ह्यूमन पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, और क्रॉप्स भी खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये डिसएडवांटेज है केमिकल कंट्रोल के। लिहाजा उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, इसको समझा होगा, इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ वैक्सीनेशन, ठीक है ना। अभी तक हमने वैक्सीनेशन की टाइप पढ़ी, हमें इम्यूनिटी पढ़ी, हमने आईडीएम के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपके पास स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ कोई एक स्पेशल डिजीज़ है, कैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जांपल्स जो होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेन मेन एग्जांपल्स हमने करनी होती हैं और हम उसको याद कर लेंगे ताकि हम हर तरह से सिक्योर हो जाएं। देखिए हमने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हमने मौका नहीं देना, ठीक है ना, एग्जामिनर को कि वो हमारे वीक पॉइंट को किसी भी तरह से यूज़ कर सके। हमने अपने आप को हर तरफ से फुल प्रूफ करके जाना है, ठीक है ना। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।